खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम और प्रणाम। एक धनवान व्यक्ति और उसके बेटे को अच्छी कला और पेंटिंग्स में गहरी रुचि थी। वे दोनों पूरी दुनिया शहर शहर घूमकर पेंटिंग्स इकट्ठी करते और चित्रकारों से मिला करते। सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था, लेकिन उनके और पड़ोसी देश के बीच युद्ध छिड़ गया और दिनों दिन भीषण होता गया। एक दिन सरकार ने घोषणा की कि हर जवान लड़के को सेना में भर्ती होना अनिवार्य है। अमीर पिता ने बहुत कोशिश की, ऊपर तक सिफारिश लगाई, डोनेशन देने की कोशिश की, लेकिन जवान बेटे को जाने से रोक नहीं पाए। पिताजी अपनी पेंटिंग्स के साथ अकेले पड़ गए। फिर कुछ महीनों बाद उन्हें एक पत्र आया, ऐसा पत्र जो कोई पिता प्राप्त नहीं करना चाहता। पत्र में सूचना थी कि मुश्किल समय में अपने साथी सैनिकों को बचाते बचाते आपका बेटा वीर गति को प्राप्त हो गया है। पिता गहरे दुख में डूब गए। उनके दिन लंबे और रातें बेचैन हो गई, क्योंकि बेटे के साथ साथ उन्होंने अपना जिगरी दोस्त भी खो दिया था। फिर कुछ दिन बाद किसी ने दरवाजा खटखटाया। एक सैनिक आया था। पिता से मिलने पर उसने कहा, सर, मैं वो सैनिक हूं जिसे आपके बेटे ने बचाया है। ये कहकर उसने पिता के हाथ में एक लिफाफा दिया जिसमें बेटे का आखिरी पत्र था। खत में लिखा था, पिताजी, मैं कोई बड़ा आर्टिस्ट तो नहीं, लेकिन मैंने आपके लिए कुछ बनाया है। पिता ने पैकेज खोला तो अंदर पिता और बेटे की एक भावमय स्केच थी जो बेटे ने खुद बनाई थी। स्केचिंग साधारण थी, लेकिन उसमें बेटे की आंखें जिंदा थी। पिता जब भी उस चित्र को देखते तो उन्हें लगता कि बेटा अभी बाहर आ जाएगा। इसके कुछ ही दिनों बाद पिता का निधन हो गया। कुछ दिनों बाद वकील आया और उसने बताया कि सेठ की वसीयत के अनुसार सारी पेंटिंग्स की नीलामी होनी है। नीलामी की घोषणा हुई। सब लोग बहुत उत्साहित हुए, क्योंकि पिता पुत्र ने सालों की मेहनत से पूरी दुनिया घूमकर अच्छे कलाकारों को खोजकर एक अनमोल कलेक्शन बनाया था। नीलामी के दिन दुनिया भर के व्यापारी और अमीर लोग ये कलेक्शन खरीदने के लिए और मोटा मुनाफा कमाने के लिए इकट्ठा हो गए। लेकिन ये क्या, जब नीलामकर्ता ने नीलामी की पहली पेंटिंग सामने रखी तो सबके चेहरे उतर गए। कोई इस पेंटिंग को खरीदने में इंटरेस्टेड नहीं था, क्योंकि ये पेंटिंग सेठ के बेटे की आखिरी पेंटिंग थी। बेटा नौसिखिया और कम प्रसिद्ध पेंटर था, और जब तक पेंटर प्रख्यात न हो जाए तब तक उसकी कला की कोई खास कीमत नहीं होती। नीलामी शुरू हुई 8 लाख रुपए से, लेकिन कोई भी निवेशक घाटे का सौदा करने तैयार नहीं था। किसी ने बोली नहीं लगाई। बहुत देर तक नीलामी रुकी रही। तब लोगों ने कहा, अरे दूसरी पेंटिंग से शुरू करो, हमारा समय खराब होता है। तब वकील ने बताया कि वसीयत के अनुसार पहले यही पेंटिंग बिकेगी, उसके बाद बाकी कलेक्शन और जमीन जायदाद की नीलामी शुरू होगी। सब लोगों में चर्चा शुरू हो गई, लेकिन कोई भी 8 लाख रुपए बर्बाद करने तैयार नहीं हुआ। इतने में एक आदमी जल्दबाजी में आया। उसने आयोजकों से कहा, माफ कीजिए, मैं लेट हो गया। तो उसे पूरी बात पता चली कि अभी तक नीलामी शुरू नहीं हुई, क्योंकि कोई भी बेटे की पेंटिंग नहीं खरीद रहा। तब उस आदमी ने कहा, यह बहुत दुख की बात है। उस लड़के ने हमारे देश के लिए बलिदान दिया, जिसके लिए मैं कृतज्ञ हूं। मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं, लेकिन मैं लोन लेकर ये पेंटिंग खरीदना चाहता हूं। डील पक्की हो गई। वो आदमी खुशी से जाकर सबसे पीछे बैठ गया, क्योंकि अब उसके पास कुछ और खरीदने के लिए पूंजी नहीं थी। कुछ लोग बहुत खुश हुए और कुछ बातें करने लगे, कैसा इमोशनल आदमी है, ऐसे प्रॉफिट थोड़ी ही बनाया जाता है। खैर, अब असली नीलामी शुरू होनी थी। सब असली खेल के लिए तैयार हो गए। तभी वकील ने कहा, नीलामी खत्म, आप लोग जा सकते हैं। नीलामी खत्म? ये कैसे हो सकता है? लोग चिल्लाने लगे। वकील ने कहा, वसीयत के अनुसार जो बेटे की पेंटिंग खरीदेगा उसे सब कुछ मिल जाएगा, इसलिए इन महोदय को सारी पेंटिंग्स और सारी प्रॉपर्टी मिल चुकी है। दोस्तों, आपको क्या लगता है इस कहानी के पीछे मुख्य सीख क्या है? जिस इंसान को सारी पेंटिंग्स मिल गई, उसमें और बाकियों में जो हाथ मलते रह गए, उनके बीच अंतर क्या है? भावनाओं का अंतर है। सब लोग केवल पैसा कमाने में इंटरेस्टेड थे, उनमें लालच की भावना मुख्य थी।
दूसरी तरफ जिस आदमी के मन में बेटे और पिता के लिए सम्मान और प्रेम था, वही भावनाएं उसे सब कुछ दे गईं। ये कहानी है भावनात्मक शक्ति और ऊर्जा की। जो भी ऊर्जा आप इस दुनिया को देते हो, वही ऊर्जा आपको वापस मिलती है। द एनर्जी यू गिव इज द एनर्जी यू रिसीव। हर चीज, हर इंसान, हर स्थिति के पीछे यह सिद्धांत काम करता है, क्योंकि जीवन में सब कुछ ऊर्जा है, सब कुछ वाइब्रेशन है। आपका शरीर और बाहर जो सब कुछ प्रकट हो रहा है, वो सब एटम्स का बना है और हर परमाणु एक ऊर्जा के कारण वाइब्रेट हो रहा है। उसी तरह हमारे अंदर चलने वाले विचार, हमारे शब्द अलग अलग स्तरों पर कंपन करते हैं। हम भले ही ध्यान न दें, लेकिन हम अपने हर विचार, हर शब्द, हर फैसले और हर कर्म से वाइब्रेशन यानी ऊर्जा का स्तर पैदा करते हैं और ब्रह्मांड को बताते रहते हैं कि हम कौन हैं। ब्रह्मांड उसी तरह की स्थिति प्रकट करता रहता है, इसलिए हम वही आकर्षित करते हैं जो हम होते हैं, न कि जो हम चाहते हैं। यू डू नॉट अट्रैक्ट वॉट यू वॉन्ट, यू अट्रैक्ट वॉट यू आर। ये सुनकर मन में सवाल आता है कि हर समय हमारे मन में कई विचार चलते हैं, दिन में कई घटनाएं होती हैं। क्या हर विचार पर ध्यान देना संभव है? हम हमेशा अपनी एनर्जी और वाइब्रेशन को कैसे नियंत्रित करेंगे? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और इसके लिए एक बात अच्छे से समझ लो। भावनाएं ऊर्जा का सबसे शक्तिशाली साधन है। जैसा आप महसूस करते हो, जैसा आप फील करते हो, वैसे विचार प्रकट होते हैं। जैसे विचार प्रकट होते हैं, वैसे शब्द और एक्शन भी प्रकट होते हैं। भावनाओं का स्तर ही हमारी फ्रीक्वेंसी और ऊर्जा का स्तर तय करता है। भावनाओं का स्तर लगातार ऊंचा बनाए रखने के लिए एक बात अच्छे से समझो। हर बार थोड़ी सी बेहतर भावनाओं का चयन करो। हाई फ्रीक्वेंसी के वाइब्रेशंस में जीने का मतलब ये नहीं है कि आपकी जिंदगी में सब कुछ परफेक्ट है, जिंदगी में सब कुछ अच्छा है। इसका असली मतलब ये है कि आप बार बार थोड़ी सी पॉजिटिव, थोड़ी सी बेहतर भावनाओं का चुनाव कर रहे हो। जब आप बोर्डम महसूस करते हो, तब आप खुद से पूछो, मैं कैसे इस काम के लिए थोड़ा सा इंटरेस्ट पैदा कर सकता हूँ। जवाब मिलेगा, किसी अच्छी चीज पर फोकस करके, मैं खुद को चैलेंज करके एनर्जेटिक महसूस कर सकता हूँ। इस तरह आप हर बार थोड़ा सा बेहतर चुनाव करते हो, तो आप बोर्डम से इंटरेस्ट और इंटरेस्ट से पैशन तक जा सकते हो। यही असली सक्सेस है कि आप हर बार अपनी फ्रीक्वेंसी को थोड़ा सा ऊपर उठाओ। इससे आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी और इसकी शुरुआत अपने काम से करो। प्रैक्टिकल सीख नंबर 2, कभी भी काम के साथ स्ट्रेस मत जोड़ो। कभी मत कहो कि अरे यार मुझे ये काम करना है, अभी इतना काम बाकी है। जब आपकी भावनाएं नकारात्मक होती हैं तो दबाव और तनाव में मन और बुद्धि साथ नहीं देती। इसलिए जो लोग काम को लेकर नेगेटिविटी महसूस करते हैं, वो बहुत जल्दी थक जाते हैं। दोस्तों, आपने नोटिस किया होगा कि जिस क्रिकेट टीम में राजनीति और ईर्ष्या होती है, वो जल्दी बिखर जाते हैं, लेकिन जिस ग्रुप में प्रेम, विश्वास और सद्भाव होता है, वो संकट में भी एकजुट रहते हैं। प्रैक्टिकल सीख नंबर 3, काम और उद्देश्य के साथ हाई फ्रीक्वेंसी की भावनाएं जोड़ो। सबसे हाई फ्रीक्वेंसी की भावनाएं हैं धन्यवाद, प्रेम, समर्पण और निष्ठा। कितना भी कठिन काम हो, सोचो मैं कितना भाग्यशाली हूँ जो मुझे बेहतर बनने का अवसर मिल रहा है, मुझे सेवा करने का अवसर मिल रहा है। इन सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जब आप इन भावनाओं के साथ काम करते हो, तो आप इतनी ऊर्जा पैदा करते हो कि खुद के साथ साथ दूसरों को भी प्रेरित करने लगते हो। इन भावनाओं के कारण संघर्ष करना, बेहतर होना आपके लिए आम बात हो जाती है। प्रैक्टिकल सीख नंबर 4, हमेशा हमेशा देने की भावना रखो। हमेशा सोचो मैं लक्ष्य को क्या दे सकता हूँ। आज मैं जो मेहनत कर रहा हूँ, उससे दुनिया को, मेरे परिवार को, मेरे देश को कैसे फायदा होगा। जब आप देने की भावना से काम करते हो, तब आप पूर्णता के भाव से जीते हो। आपकी फ्रीक्वेंसी हाई लेवल पर बनी रहती है, क्योंकि दे वही सकता है जो काबिल है, जो ताकतवर है, और ब्रह्मांड इस एहसास को पूरा करता है। आपके छोटे बड़े काम भी बहुत अच्छे से होने लगते हैं। दोस्तों, सफलता का राज यही है, परफेक्ट बनने की दौड़ में खुद को मत थकाओ।
आप जहां भी हो वहां से थोड़ा बेहतर फीलिंग करने का चुनाव करो। भावनाएं आपकी सबसे बड़ी ताकत है। ये आपकी फ्रीक्वेंसी बदलती हैं। विचार, शब्द, एक्शन, रिजल्ट सब अपने आप बेहतर होते हैं। आप भावनाओं के द्वारा हमेशा ब्रह्मांड से संवाद में हो, इसलिए हर बार थोड़ा बेहतर महसूस करो। हर बार बेहतर का चुनाव करो और देखो कैसे ब्रह्मांड आपकी ऊर्जा के हिसाब से खुद को बदल लेता है। दोस्तों, दिमाग तेज हो और जवान खराब हो तो सफलता पाने में बड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि शब्दों में सृजन की शक्ति होती है। शब्दों के 4 नियम पर अगला वीडियो देखिए और याद रखिए, आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूंगा। हम जीतेंगे।